क्या आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसको कहते हैं? नहीं पता? तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बहुत आसान है, एक नॉर्मल अप्रोच से आप इसको समझ सकते हैं कि अप्रोच बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्या आप वो जानते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है, वो सॉल्ट होता है जो एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद में या फिर सॉल्यूशन में जाने के बाद में डिसोसिएट होता है। किसके अंदर? आयंस के अंदर। या फिर हम नॉर्मल केस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में क्या है, फ्यूज्ड NaCl। आपको पता है फ्यूज्ड NaCl Na+ और Cl- के अंदर टूटेगा। कहने का मतलब ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब होता क्या है, अगर मैं कहूं एक इलेक्ट्रोलाइट की, अब मैंने इलेक्ट्रोलाइट को एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डाला, हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो सेल में बैटरी है, तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा वहां पर उस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, जहां पर इलेक्ट्रोलाइट भी है और कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा आयंस के अंदर, वहां पे कुछ अपने कैटायन बनेंगे और एनायन बनेंगे। तो कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन एनोड की तरफ जाएगा। ये पूरी की पूरी रामायण मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि कैटायन का कैथोड की तरफ जाना, एनायन का एनोड की तरफ जाने से वहां पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस होगी, और इसी मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से आप ये कहते हो कि वहां पर एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयन हुआ है, इसका मतलब ये एक तरीके की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है। क्या बोला मैंने? ये एक तरीके की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, इतना आइडिया आपको है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको एक टाइप की कंडक्टेंस और बताई थी, या फिर मैं बात करता हूं कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है, दूसरा अपना मेटेलिक कंडक्शन होता है। मेटेलिक कंडक्शन में कुछ अलग चीज होती है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहां पर किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से होता है। ये मेजर डिफरेंस है किस किस के बीच में, मेटालिक कंडक्शन के बीच में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच में, जिसको हम आयनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। क्लियर है? अब चीजों को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। इसी लेक्चर के अंदर अपन को और बेसिक सी जो बातें होती हैं, जिनको आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो केमिस्ट्री तो है जहां पर अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ने वाले ओम लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, और साथ ही साथ में हम यहां पर कंडक्टिविटी के बारे में यानी कप्पा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पप्पा को बोल दो कि आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जैसा कि मैंने पूरी की पूरी आपको थीम बताई है कि इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास में, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, कैटायन बनाएगा, एनायन बनाएगा। अभी तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई यार पूरा का पूरा मैंने फैराडे लॉ खत्म कर दिए हैं। तुम इतना अगर नहीं समझ पा रहे हो कि यार कैटायन किस तरफ जाएगा, एनायन किस तरफ जाएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कैटायन जा रहा है और बेसिकली कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है, उसकी अमाउंट भी वो निकाल के बता देंगे कि इतना ग्राम कैथोड पर वो डिपॉजिट होगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर नहीं कर पा रहे हो कि इतना सा भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि कैटायन कहां पर जा रहा है, एनायन कहां पर जा रहा है, तो थोड़ा चीजों में गलती है, रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है, रिवीजन करिए, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है एनायन कहां पर जाता है, बात करेंगे, रुको जरा, ठीक है। एनायन बेसिकली इधर चला जाता है, ये क्या है अपना एनोड है जैसा लिखा हुआ है। कैटायन क्या है, बेसिक कैथोड पर जाता है, और इसी मूवमेंट ऑफ द आयंस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है सेल के अंदर। इसी कंडक्टेंस को अपन क्या कहते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। थोड़ा आपको ब्रीफ आइडिया लग ही चुका है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है। Due to the flow of ions in the electrolytic cell, a electric current is generated and this is known as the is called as the electrolytic conduction।
इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, आयंस की वजह से हुआ है। इसी कंडक्शन को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। ये चीज अपन को क्लियर हो गई क्या। बाकी बेसिक सी बातें हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करी जाए, अपन बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक वो बेसिकली कम डिसोसिएट होगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा कम रहता है। अगर वो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा कम है तो वहां पर वो डिसोसिएट कम करेगा, और अगर डिसोसिएट कम करेगा तो यार मूवमेंट ऑफ आयन कम रहेगी, और अगर मूवमेंट ऑफ आयन कम है तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, बात करी जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होता है, क्योंकि उसके लिए अल्फा जो है ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बेसिकली 1 के बराबर हो जाता है, और अगर वो 1 के बराबर है मतलब कहीं ना कहीं वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। और अगर इतना डिसोसिएट होता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट यानी मूवमेंट ऑफ आयंस बेसिकली ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगा। कहने का मतलब वहां पर उसका कंडक्शन भी ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो बेसिकली पूरी की पूरी कहानी कहां पर आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर आ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग है और दूसरी तरफ हम वीक की बात करते हैं। थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूं कि यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या एग्जांपल लेते हैं, आप समझ जाओगे, बहुत आसान सी बात है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि अपना HCl आएगा, जैसे अपना H2SO4 आएगा, जैसा अपना HNO3 आएगा। ठीक है, दूसरा NaOH, KOH, ये सब इसमें आते हैं। ऐसे ही अपना NaCl। ठीक है, ऐसे ही अपन बात करते हैं यहाँ पर, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, KCl हो गया। तो ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। वीक में कौन आता है, तो वीक में हमारे आते हैं जैसे एसिटिक एसिड, जैसे HCl। ठीक है, इधर कौन आएगा, BaOH का होल ट्वाइस, और कौन आता है अपना यहाँ पर NH4OH। इस तरीके की कैटेगरी में आते हैं। अब दोनों को मिला दो तो रिजल्टेंट अपने पास में क्या आ जाता है, NH4CN हो जाएगा। तो कहने का मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में किस कैटेगरी में, कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये आते हैं। अब हमको स्टार्ट करना है किसके बारे में, ओम लॉ के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को खत्म करने के बाद में थोड़ा हम पढ़ेंगे ओम लॉ के बारे में। वैसे खत्म नहीं कर रहे हैं अपन, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को। अब देखो, अगर मुझे आपको कंडक्टेंस को समझाना है तो वहां पर एक टर्म आती है, या मैं आपको बता दूं कि कंडक्टेंस बेसिकली रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। देखो, अगर मेरे पास में कोई वायर है, एक वायर के अंदर, जैसे अगर मैं एक वायर लेता हूं किसका, कोई प्लास्टिक की चीज का, मतलब मैंने क्या लिया, कोई भी प्लास्टिक की चीज ली, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाना चाहा। दूसरी तरफ मैंने मेटल का लिया, मेटल का सब्सटेंस लिया, और जैसे आयरन का बेसिकली ले लूं, या कॉपर की वायर ले लूं, एल्यूमिनियम की वायर ले लूं, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट यार ज्यादा फ्लो होगा बजाय किसके, प्लास्टिक के। ऐसा क्यों हुआ, तो बात सिंपल सी यार, और बहुत सारे रीजन होता है। एक बेसिक रीजन ये होता है कि यार रेजिस्टेंस, प्लास्टिक के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इनके अंदर रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस की डिफरेंस की वजह से, रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा है प्लास्टिक के अंदर और इसमें कम है, तो वहां पर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। कंडक्टेंस यहां पर ज्यादा होती है, यहां पर कम होती है। तो जो कंडक्टेंस होती है बेसिकली वो रेसिप्रोकल होती है किसका, रेजिस्टेंस का। तो अगर मुझे कंडक्टेंस को समझाना है तो कहीं ना कहीं मुझे आपको रेजिस्टेंस को समझाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस को समझाने के लिए ओम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लीजिए अपने पास में क्या है, एक वायर है। क्या है मेरे पास में, यहां पर एक वायर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया। क्या किया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया, मतलब आई इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर, आई को फ्लो किया इलेक्ट्रिक करंट को, जिसकी वजह से इसके दोनों जो सिरे हैं वहां पर पोटेंशियल क्रिएट हुआ। तो उसको मैं V से रिप्रेजेंट करता हूं। अब होता क्या है, ये जो V है, जो पोटेंशियल क्रिएट होता है दोनों वायर्स के, मतलब वायर्स के दोनों सिरों पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो करोगे। सिंपल जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट यहां पर ज्यादा फ्लो करोगे इस वायर के अंदर, तो भाई साहब यहां पर पोटेंशियल भी ज्यादा क्रिएट होगा। अगर कम करोगे तो पोटेंशियल थोड़ा कम क्रिएट होगा। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर आप इसको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जैसा आप लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। अब क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है, जब आप बात करते हो एक इस तरह की इक्वेशन की, तो वहां पर
प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है और आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाना पड़ेगा। तो उस सिंबल को हटाने के बाद में यहां पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है B = IR, जिसको कहते हैं। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यही हमारा ओम लॉ है बेसिकली, ये ओम लॉ है, ठीक है। अब देखो चीजों को समझो, ये रिलेशन और बन के आ गया। अब और क्या कर सकता हूं इसके अंदर, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि बेसिकली मुझे आपको कंडक्टेंस समझाना है, तो मुझे रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस जो होता है बराबर V/I अपन बोल सकते हैं। तो अभी तक जो चीजें समझी है मैं आपको बताता हूं। R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है। अरे यार, जैसे अपन बाइक चलाते हैं, अगर साइकिल चलाते होंगे आप लोग, वैसे आप बाइक ही चला रहे होंगे, कोई ना कोई KTM, ड्यूक, मतलब जो भी अपनी BMW की बाइक आती है, या फिर अपाचे बाइक आती है, या फिर जितनी बाइक आती है उनको कोई ना कोई, या फिर बुलेट चलाते होंगे, बुलेट लवर होंगे बहुत सारे। तो आप बाइक को जब चलाते हो तो यार बीच में बैरियर आते हैं। ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो वहां पर जो बैरियर होता है, इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जो बाधा होती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जितनी आसानी है उतनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट चला जाएगा। मतलब बैरियर अगर कम होगा, स्पीड हमारी बाइक की ज्यादा होगी। अगर बैरियर वहां पर ज्यादा होंगे तो हमारी स्पीड बाइक की कम रहेगी। सीधी सी बात है। ऐसा तो नहीं भाई साहब हम बैरियर पे से उड़ाएंगे तो खुद उड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली बैरियर है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और कंडक्टेंस क्या है, इज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच। क्लियर है। V क्या है, पोटेंशियल है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज हमको क्लियर हुई या नहीं हुई? अब सिंपल सी बात है, अब हम ऐसा करते हैं यार, R को मुझे देखो, पूरी की पूरी कहानी इस बात पे कि R को समझ लिया मतलब कंडक्टेंस को समझ लिया, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है। बस सिंपल सी बात। अब ऐसा करो यार, हम ऐसा करते हैं, यहां पर मैं R को समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास में जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, L है। उसकी लेंथ क्या है, L है। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसकी लेंथ कितनी है, L है। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। तो होता क्या है, जो रेजिस्टेंस है यार, जो देखो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं वायर लंबा लूंगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अरे मैं लंबे रूट पे जा रहा हूं, बाइक को लेके जा रहा हूं, तो लंबे रूट पे जाऊंगा तो यार चांसेस है कि वहां पर बैरियर ज्यादा मिलेंगे। ऐसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बात करी जाए कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूं। तो R यहां पर ये रिलेशन बन के आता है। सेम सिचुएशन है यार, यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। क्या है, कांस्टेंट ऑफ, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सिंबल को हटाता हूं यार, यहां पर एक नई बाधा आ जाती है, नई बल आ जाती है, रो। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। रोना नहीं है, इसको कहते हैं रो कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रो है, इसको यहां पे रो क्या है, बेसिकली रेजिस्टिविटी, या फिर जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस लिख दिया गया, रेजिस्टिविटी इसको कहा जाता है। इट इज रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो R का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। ऐसे ही रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी को भी कुछ कहेंगे आगे जाके। अब तो ऐसा करते हैं यार, मैंने आपको रेजिस्टेंस को समझा दिया, मैंने आपको यहीं पे लगे हाथ रेजिस्टिविटी को समझा देता हूं। अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक चीज अपन ने नहीं पढ़ी है। कौन सी सर? हमने यार यूनिट की बात नहीं करी है। किसकी यूनिट की बात नहीं करी है? हमने यूनिट ऑफ R की बात नहीं करी है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात नहीं करी है। तो कर लेते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बच्चे को पता होना चाहिए। इसकी जो यूनिट होती है दैट इज ओम। क्या नाम है, ओम। सुबह सुबह उठ के क्या बोलना है, ओम। इसकी यूनिट क्या है, ओम। इसको अगर आप, ये सिंबल भी सही है तो इसको ओम कहा जाता है। इसकी यूनिट क्या है, ओम है। ठीक है, अब चलते हैं किसकी तरफ। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी को समझना। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, R बराबर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L था,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए था, उसको मैंने हटाने के बाद रिजल्टेंट रिलेशन ये बन के आया। अब क्या करना है मुझे, रो अगर निकालना है तो मैं कुछ सिंपल वही है ऊपर नीचे आर ए अपॉन एल ट्रांसफर करेंगे इधर उधर चीजें, वो रिजल्टेंट रो निकाल लूंगा मैं, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पे बन के आता है, तो आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो हो गया या रेजिस्टिविटी के बराबर हो गया। अब देखो इसकी डेफिनेशन बनाने की ट्राई करते हैं। डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास में जो वायर है, ठीक है, ये अपने पास में वायर है, इसकी लेंथ क्या थी, एल थी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, ए था, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। इसकी वायर की लेंथ क्या है, एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, हम इसकी जो लेंथ है उसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। मान सकते हैं क्या? तो इन चीजों को यहां पे पुट करते हैं, ए की वैल्यू पुट करते हैं, एल की वैल्यू को पुट करते हैं, तो रो बराबर क्या हुआ, आर इंटू 1/1। तो रो इज इक्वल टू आर यहां पर बन के तैयार हो जाता है। अब डेफिनेशन बोलो जरा कि मान लीजिए अपने पास में एक सब्सटेंस है, अपने पास में एक वायर है या सब्सटेंस, अपन बेसिकली सब्सटेंस की बात करेंगे, तो यहां पर मान लीजिए सब्सटेंस है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, या वायर की बात करते हैं, ठीक है, अपने पास वायर है 1 सेंटीमीटर का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी, आर बराबर रो हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर चीजों को आप देख सकते हो। अब वही चीज है यार, यूनिट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रो की बात कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ रो देखो जरा, अपने पास में कहा फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल। तो अगर मुझे रो की यूनिट निकालनी है तो आर की यूनिट पता है ओम इनटू एल की एक यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ, रिजल्टेंट यूनिट क्या बन के आई, ओम इनटू सेंटीमीटर, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओम इनटू सेंटीमीटर। और देखो हो सकता है यूनिट यहां पर मीटर होती, तो मीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, मतलब सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मीटर भी लिख सकता हूं, यानी और करके आप क्या लिख सकते हो, ओम इंटू मीटर लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो। दोनों की दोनों चीजें सही है, तो यहां पर ये इसकी यूनिट बन के तैयार हो जाती है अपने पास में। क्लियर है, ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर हुई, बहुत बहुत आसान चीजें हैं। अब अपन को स्टार्ट करना है, हमने पूरी की पूरी जो कहानी रची थी किसके लिए रची थी, कंडक्टेंस के लिए रची थी। अगर आपको कंडक्टेंस को समझना है, मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा, लगे हाथ हमने उसके साथ में रेजिस्टिविटी को भी समझ लिया। क्यों समझा है, हर चीज ऐसा नहीं होता कि यार हमने कोई चीज टाइम पे अपन को लगता है नहीं कि यार ये चीज हमने वैसे ही कर ली। दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, हो सकता है हमको मतलब समझ में आए या नहीं आए। ऐसे रेजिस्टिविटी का है, रेजिस्टिविटी अभी आपको लग रहा होगा सर क्यों पढ़ा दिया आपने, पता चलेगा। चलिए कंडक्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज है कंडक्टेंस जो है ये रिलेशन रखती है, यानी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आपको क्या बोलनी है, डेफिनेशन आपको ये बोलनी है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉन एज कंडक्टेंस। यार मजा नहीं आया सर, अब हमको कुछ आसान भाषा में समझा के दिखाओ सर, इसमें तो कुछ खास मजा नहीं है, आप आसान भाषा में समझ। देखो हम बाइक चला रहे थे, बाइक में जो बैरियर आ रहे थे उनको क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस बोल रहे थे, ठीक है। बैरियर आते हैं, अगर बैरियर ना आए, ठीक है, हम कहें या फिर ऐसा कहें बैरियर कम आएंगे, तो बैरियर अगर कम आएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट, हमारा जो बाइक है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है, ऐसे ही कुछ यहां पर होता है कि अगर वायर के अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, बैरियर थोड़े कम होंगे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली जल्दी हो जाएगा। यानी ये क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है इसको सीधी सी भाषा में अगर आप समझो तो ये क्या है, बैरियर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि इज इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called as conductance.
इसको क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। अब अगली चीज यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? यार यूनिट बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं इसकी यूनिट आपसे कहूं तो यूनिट कैसे निकालोगे? फॉर्मूले से। फॉर्मूले में क्या है? रेजिस्टेंस है। तो अगर मुझे कंडक्टेंस की यूनिट निकालनी है तो यहां पर इसकी यूनिट में पुट करूंगा और रिजल्टेंट निकल के आ जाएगी। तो 1/ओम बराबर क्या हुआ? ओम इनवर्स। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? एस का मतलब यहां पर क्या है? साइमन लिख रहा हूं। साइमन इसका मतलब है, एस का मतलब साइमन है। या फिर इसको आप मो भी बोल सकते हो, MHO भी बोल सकते हो। यानी यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस क्या होती है? मो या फिर साइमन या फिर आप कहते हो ओम इनवर्स। या फिर आप और क्या बोल सकते हो इस तरीके से? ओम इनवर्स इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें क्लियर है। क्लियर? बहुत आसान सी चीज है, कुछ नहीं किया। देखो ओम कैसे लिखा जाता है? ऐसे। इसका रिवर्स कर दिया। हम जैसे बचपन में पढ़ते ना कि जैसे मेरा नाम गौरव है तो उसको उल्टा पढ़ेंगे कुछ, है ना? ठीक है। किसी का नाम राम है तो उसको इस तरीके से उल्टा, तो रेसिपी कुछ नहीं, कुछ MHO इस तरीके से पढ़ दिया। जिसको इस तरीके से लिखा तो अपने पास में मो निकल के आ गया है। ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस अपन को समझ में। अब अपन कंडक्टिविटी की बात करते हैं। देखो मैंने आपको रेजिस्टेंस के साथ में एक चीज बताई थी जो कि थी कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है यार कंडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या होती है? इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा बराबर क्या होता है? 1/रो। ये रिलेशन होता है। अब देखो ये रिलेशन बहुत कमाल का होने वाला है। देखो सबसे पहले डेफिनेशन बना लेते हैं। डेफिनेशन क्या है अपने पास में कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कप्पा यानी कंडक्टिविटी। ये चीज क्लियर। अब देखो जरा रो की कुछ वैल्यू थी। क्या वैल्यू थी? रो बराबर क्या था? रो बराबर RA/L था। कैसे आया? R बराबर रो इंटू L/A। ठीक है। तो बेसिकली अपन ने ट्रांसफर किया, रो को निकाला तो RA/L निकल के आया। तो इसको मैं यहां पे पुट करता हूं तो कप्पा बराबर क्या हुआ? 1/RA/L यहां पर निकला। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। K इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A यहां पर निकला। अब देखो जरा यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही होगी कि यार जो 1/R है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अभी पढ़ा था रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। इसका मतलब क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? C लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? K बराबर, यहां पर क्या लिख सकता हूं? K बराबर C इंटू L/A। अब देखो जरा एक चीज आपको बताता हूं, कमाल की चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखो अभी तक तो अपने वायर के थ्रू डील किया था। L वहां पे कुछ अलग था। L बेसिकली लेंथ ऑफ द वायर थी या लेंथ ऑफ द सब्सटेंस था और A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था। हम किसके साथ में डील कर रहे हैं? हम यहां पर डील कर रहे हैं बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपको L देखना आना चाहिए, आपको A देखना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पर आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो जरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आप L कैसे देखोगे? आप A कैसे देखोगे? तो देखो जरा अपने पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनता है। उसके अंदर एक बैटरी है जिसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है एनोड और कैथोड के साथ में। ठीक है। और यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट कुछ इस तरीके से भरा हुआ है। ठीक है। अब देखिए जरा चीजों को। तो जो डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, ये एनोड है मेरा, ये मेरा कैथोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी L होगी। दोबारा से बोल रहा हूं, L क्या है यहां पर? डिस्टेंस इन बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड। सर A क्या है? A यहां पर कि कितना एरिया इलेक्ट्रोड का डिप्ड है सॉल्यूशन के अंदर। तो लिख देता हूं यहां पर जो L है, L बराबर डिस्टेंस इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड, या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। ए क्या है? एरिया डिप्ड इन द सॉल्यूशन। किसका? इलेक्ट्रोड्स का। ठीक, ये चीज हो गई। तो ये फॉर्मूला बन के अपने पास में हो जाता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, हम यहां पर L/A लिख रहे हैं
तो जो L/A होता है यानी जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है वो, और डिवाइड बाई अपने पास में जो कितना एरिया डिप्ड है सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड का, उसका रेशियो अपन ने निकाला। इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। यानी हो सकता है एग्जामिनर आपको दोनों चीजें अलग तरीके से दे दे, या फिर आपको एक टर्म से डिफाइन करे कि मेरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका सेल कांस्टेंट इतना है, मतलब उसने क्या दिया है, रेशियो दिया है L और A का। ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आसान है, सिंपल सी बात है। इसको बस एक टर्म से डिफाइन कर दिया जिसको अपन सेल कांस्टेंट कह रहे हैं, ठीक है। अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक अपन यहां तक समझ लिया है, अब चीजों को आगे लेके चलते हैं। चीजों को ठीक है, अब देखिए जरा, हमने क्या पढ़ लिया है, कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A। हमको अब समझना है यूनिट, इसकी यूनिट समझ लेते हैं। चला, यूनिट ऑफ कप्पा। अब देखो, यूनिट ऑफ कप्पा समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपको बहुत बार थोड़ा सा मतलब आपको उसमें अचरज में डालेगा, या फिर आप सस्पेंस में आ जाओगे, यार यहाँ पर कप्पा क्या है, या फिर मतलब आपको यूनिट से डिफाइन करना पड़ता है, यार ये कप्पा बोला हुआ है, या कंडक्टिविटी, यहाँ पर कंडक्टिविटी की वैल्यू इतनी है, तो वो यूनिट से पता चलता है यूनिट क्या होगी। देखो, यूनिट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। C की यूनिट अभी मैंने आपको बताई थी, क्या थी, ओम इनवर्स इनटू L की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो यूनिट क्या बनी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको आप और क्या कह सकते हो, इसको आप मीटर, पहले सिंपल तरीके समझते हैं पहले तो। ओम इनवर्स, तो इसका और क्या हो सकता है, इसका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो सकता है, या फिर और क्या कह सकते हो आप, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हो, या फिर आप इसको मो इनवर्स, मो इनवर्स नहीं, क्योंकि ओम इनवर्स का मतलब ही मो होता है, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप इसको मो मीटर इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अपन लिख सकते हो। तो यहां तक अपन ने किसके बारे में समझ लिया, कंडक्टिविटी के बारे में समझ लिया है। अब जो चीजें होंगी आगे, अपन यहां पर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तो न्यूमेरिकल अपन आने वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। अब चीजें थोड़ी सी और है यहां पर, जो हमको यहां पर समझनी है कि यार अपने पास में कुछ रूल्स है, बेसिकली स्पेशल पॉइंट है। देखो, हमने समझ लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, देखो दोबारा से बता देता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर L क्या है, A क्या है, कितना एरिया बेसिकली डिप्ड है उसको अपन A कह रहे हैं, और L/A को सेल कांस्टेंट बोलती है। अब समझो दो चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अपने पास में कंडक्टेंस की बात करते हैं, एक कंडक्टिविटी, एक सिनारियो समझो। यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एनोड लगा हुआ है, कैथोड लगा हुआ है, और दो इलेक्ट्रोड, मतलब A है अपने पास में, C है, और अब क्या किया है मैंने, इसके अंदर तीन क्या डाले हैं, मान लीजिए A इलेक्ट्रोलाइट है, B इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अंदर C इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अंदर मैंने क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ, पानी इसके अंदर मैंने भरा हुआ है। अब क्या होता है, अब इस सॉल्यूशन की मुझे क्या निकालनी है, कंडक्टेंस निकालनी है, या फिर इसकी मुझे कंडक्टिविटी निकालनी है। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन की, या फिर मैं आपसे बात करूं कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन की, उसको आप कैसे निकालोगे। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो कंडक्टेंस होती है और या फिर कंडक्टिविटी होती है, दैट इज एडिटिव इन नेचर। यानी अगर मुझे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस निकालनी है, तो जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उनकी खुद की कंडक्टेंस होगी, उनको जोड़ दो, रिजल्टेंट अपने पास में सॉल्यूशन की कंडक्टेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन यहां पर, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट A प्लस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट B प्लस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट C, इस तरीके से अपन लिख देंगे, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट C। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे आगे वो खुश हो जाते हैं और अपना एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाते हैं, तीनों की कंडक्टेंस जोड़ देते हैं और फिर बाद में घर पे आके मार्क्स जोड़ रहे होते हैं। लेकिन एग्जाम में जब उनका रिजल्ट आता है तो उतने मार्क्स बनते नहीं है जितने आने चाहिए थे। क्यों नहीं आते, क्योंकि भाई साहब यहां पर एक मिस्टेक हो चुकी है। क्या मिस्टेक हुई है, यहां पर उन्होंने वाटर की कंडक्टेंस को यार जोड़ा ही नहीं। क्या वाटर की कंडक्टेंस नहीं होगी, यार वाटर की भी तो कंडक्टेंस होगी। इसका मतलब यहां पर आपको CH2O भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी सेम सिनेरियो, कप्पा, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट A,
कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट बी या इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सी प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि समेशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट प्लस कंडक्टेंस ऑफ वाटर, या फिर सेम सिनेरियो यहां पर भी है कि समेशन ऑफ कप्पा किसका, सॉल्ट का या फिर इलेक्ट्रोलाइट का, प्लस कंडक्टेंस ऑफ वाटर। ये चीज अपन को समझ में आ गई, क्लियर है। इस तरह इस पे भी जो क्वेश्चन है वो आने वाले लेक्चर के अंदर अपन करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक पॉइंट और है कि यार अपने पास में क्या है, दो कंडीशन में ले रहा हूं आपके सामने। देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने बनाया यहां पर, ये एनोड है, ये कैथोड है। इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। जहां पर जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम B है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके वॉल्यूम को बेसिकली चेंज करता हूं। कैसे चेंज करता हूं बताता हूं जरा। यहां पर एनोड है, यहां पर कैथोड है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट पहले जितना था अभी भी उतना ही है, इलेक्ट्रोलाइट पहले जितना था अभी भी उतना ही है। अब मैंने क्या किया है, जो वॉल्यूम पहले B था उसको मैंने 2B कर दिया है। तो यहां पर कप्पा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मान लीजिए यहां पर कप्पा K है, बेसिक K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको K डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब अगर मेरे A इलेक्ट्रोलाइट है तो ये K और यहां पर K डैश। तो बताइए जरा, क्योंकि A तो वही है, उतनी अमाउंट है, तो यहां पर K डैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं वॉल्यूम को डबल करूंगा वहां पर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज अपन को पता करनी है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं करना। यहां पर जो K डैश होगा, जो पहले कंडक्टिविटी थी उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, सर आपने डबल किया है, मैं तो ट्रिपल करूंगा। तो यहां पर मैंने V से क्या किया है, 3V किया है। तो अब क्या होगा, यहां पर Ka डैश जो है वो Ka/3 हो जाएगा। सर मैं यहां पर उसको 4 गुना करूंगा, क्या करूंगा, 4V करूंगा। तो 4V के केस में यहां पर Ka डैश बराबर क्या होगा, Ka/4 होगा। मान लीजिए आप 5V करते हो, तो 5V के केस में क्या होगा, Ka डैश बराबर Ka/5 यहां पर हो जाएगा। इस तरीके की चीजें अपन को समझ में आ गई होंगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं चीजों को। बेसिक सी बात है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होती है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से आपको यूनिट लिख के बता देता हूं। अभी तक अपन ने जो चीजें पढ़ी है, रेजिस्टेंस क्या यूनिट है, ओम, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या यूनिट है, ओम इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लेके चलते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, ठीक है। क्या है, ओम इनवर्स। अपन बात करते हैं कप्पा की। कप्पा की यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये यूनिट हमको क्लियर होनी चाहिए। इनमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हमको नहीं होना चाहिए, ना ही हमको कोई डाउट यहां पर रखना है। नहीं डाउट रखना है, कोई डाउट नहीं रखना, क्योंकि यहां पर अगर डाउट आया भाई साहब, एग्जाम में डाउट आ जाएगा, क्वेश्चन में डाउट आ जाएगा। तो डाउट बिल्कुल नहीं रखना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इनका जितने भी फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। बस यार एक दो तो फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूला है, बस देखो ये फॉर्मूला अपने पास में, कप्पा बराबर C इंटू सेल कॉन्स्टेंट L/A। इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो ऐसे बोल दो, सिंपल सी बात है। एक फॉर्मूला और क्या है, रो इज इक्वल टू RA/A, ये फॉर्मूला है। या फिर R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। इनमें क्या डाउट है यार, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब देखो जरा, एक बात मुझे आपसे करनी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा ऐप डाउनलोड किया, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो एक चीज से वो वंचित रह जाएंगे कि यार ऐप डाउनलोड नहीं करोगे तो जो नोट्स हैं वो कैसे बनाएंगे। क्लास देखोगे, उनमें टाइम लगता है बेसिकली। वैसे नोट्स मैं प्रेफर यही करूंगा कि यार क्लास देखो, नोट्स उसके साथ साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, टीचर जब पढ़ा रहा होता है बहुत सारी चीजें उसके साथ बोलता है, ठीक है, उनको नोट करते जाओ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आलसी बच्चे होते हैं, उनको चाहिए एनोटेड पीपीटी, ठीक है। अच्छी बात है, एनोटेड पीपीटी आपको मिलती है तो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है, नोट्स बनाने में आसानी होती है, ठीक है। तो वो आपको कहां पर मिलेगी, ऐप पर मिलेगी। तो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपको डीपीपी भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भाई साहब
विदाउट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन आप एग्जाम फोड़ नहीं सकते। सिंपल सी है, सिंपल सबको पता रहता है। लेकिन डीपीपी कहां पर मिलेगी? सेम बात है, ऐप पर मिलेगी। तो ऐप डाउनलोड कैसे करना है? आप प्ले स्टोर पे जाना, ऐप डाउनलोड करना, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना, मोबाइल नंबर के साथ में कुछ जनरल डिटेल्स हैं, कुछ आपका नेम रहेगा, आपका ईमेल आईडी वगैरह, आप जो भी जेंडर, उसके बाद में आपका जेंडर मतलब लोकेशन वगैरह, इनको फिल करना और अपना जो भी ओटीपी आएगा उसको फिल करना। और फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार कोर्स के लिए कैसे एनरोल करना है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम में जाना, यहाँ पे टैप करोगे, फिर उसके बाद में टॉपर नीट, यहाँ पे इसको क्लिक करना, नेक्स्ट दबाना, उसके बाद में अपना आगे बढ़ोगे। रिजल्टेंट अपने पास में यहाँ पर 12th क्लास को चूज कर लेना और फिर अपने पास में यहाँ पर आपको डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा जहां पर बायोलॉजी होगी, जहां पर केमिस्ट्री होगी, जहां पर फिजिक्स होगी। और उसके बाद में आप जो भी चीज पढ़ना चाहो, जिस चीज का, जिस सब्जेक्ट का आपको एनोटेड पीपीटी चाहिए, आपको डीपीपी चाहिए, आप वहां से ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको केमिस्ट्री ऑप्शन में जाना है, केमिस्ट्री वाले ऑप्शन देखो, केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाना, ठीक है। तो वहां पर आप कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले जो भी लेक्चर आपने देखा है उसको टैप करना, साइड में आपको डाउनलोड मटेरियल दिखेगा। डाउनलोड मटेरियल में दो चीजें दिखेगी, कौन कौन सी? एक तो आपको डीपीपी दिखेगी और एक आपको एनोटेड पीपीटी दिखेगी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलेंगे सर 8,999 कुछ कोर्स ज्यादा महंगा नहीं हो गया? अरे भाई साहब, इतनी बड़ी चीज लिखी हुई है, कुछ फ्री कोर्स, फ्री है मेरी जान, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। बस कैसे क्या करना है, आपको सिर्फ यहां पर फ्रीजली कोड डालना है, पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि यार कि आपको कुछ भी चीज दे देंगे, कुछ भी डीपीपी दे देंगे या फिर कुछ भी आपको मतलब कुछ भी पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा जो विजन है, हमारा जो बच्चा है वो अच्छे मेडिकल कॉलेज में के अंदर जाए, अच्छे जीएमसी के अंदर जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाए, ठीक है, वो हमारा विजन है। हमको बेसिकली पैसों से बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। माना कि एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारा जो विजन है वो हम इस चीज को लेके साथ में चल रहे हैं कि हमारा बच्चा कॉलेज में जाएगा, ठीक है, अच्छा काम करेगा, तो बेसिकली हमारे लिए उससे बड़ा कोई चीज मतलब एक रिवार्ड नहीं होता, ठीक है। तो उसी के लिए हमारी जो इंस्टीट्यूशन है उसने हमारी जो कॉस्ट है पूरे बैच की, प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ इज फॉर द 11th क्लास, बात करें 12th क्लास की, तो वो दैट जो टॉपर बैच है दैट इज फॉर 12th। तो दोनों का जो कॉस्ट है आपको कुछ भी नहीं, कुछ कॉस्ट नहीं देना, कोई चार्ज नहीं देना, कोई भी हिडन यहां पर चार्ज नहीं है। फ्रीजली कोड डालोगे, पूरा का पूरा कोर्स आपको जीरो में मिलेगा। जीरो, जीरो मतलब जीरो का मतलब जीरो ही है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसमें जाओगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाना, जो भी आपने लेक्चर देखा है उसको टैप करना, डाउनलोड मटेरियल दिखेगा, ठीक है। हो सकता है आपको लेक्चर देखने के बाद में कोई डाउट आए, ऑब्वियस सी बात है, मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ने के बाद में डाउट नहीं आ रहा है, मतलब यार तरीके से नहीं पढ़ी ये चीजें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ह्यूमन माइंड है यार, कुछ ना कुछ चीज तो हमारे दिमाग में नहीं सेट हो पाती। बहुत बार ऐसा भी होता है हमारे दिमाग में चीजें बिल्कुल सेट हो जाती है, उनके बाद में एक अलग लेवल आता है जहां पर आप चीजों को अलग तरीके से देखना स्टार्ट करते हो, मतलब डाउट तो आएगा। अब डाउट आने के बाद में आपको डाउट पूछना कहां पर है, डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर ऐप के अंदर जाओगे, डैशबोर्ड जैसा दिख रहा है, यहां पर आपको डाउट वाला ऑप्शन दिखेगा, उसमें अपना जो भी डाउट है उसको फोटो खींचना, यहां पर पोस्ट करना, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो विजन है भाई साहब, आपका भला होगा, हमारा भला होगा, बस इतना सा हमको चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाए, अच्छा, वो जो गरीब घर का बच्चा है वो अच्छा डॉक्टर बने, देश के लिए कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो इस लेक्चर के साथ में मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हम हर लेक्चर के लास्ट में कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल।